बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम पढ़ेंगे लूप ऑफ हेनली। लूप ऑफ हेनली आपको पता है कि इसके दो ही लिम्स हैं। इसको हम काउंटर करंट मल्टीप्लायर भी कहते हैं। इसके दो ही हैंड है, एक और डिसेंडिंग लिम कहते हैं जो नीचे की तरफ जा रही है और ये थिन है, और एक है इसका असेंडिंग लिम जो ऊपर की तरफ दोबारा जाता है, और ये क्या है, ये थिक है। ठीक है, तो इसको थिन डिसेंडिंग लूप भी कहते हैं और इसको थिक असेंडिंग लूप भी कहते हैं। ठीक है, अब जनाब आते हैं इसकी हिस्टोलॉजी के ऊपर, फिर इसकी फिजियोलॉजी के ऊपर। तो ये जो थिन डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली है, इट इज़ लाइन बाय अ सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। ठीक है, और जो असेंडिंग लिम है दे आर लाइन बाय अ सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम। ठीक है, तो ये सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम से बना हुआ है और ये सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम से बना हुआ है। इसके सेल के अंदर जो टाइट जंक्शन है वो क्या है, वो आर नॉट रियली टाइट, वो बिल्कुल टाइट नहीं है, यानी उससे क्या होता है, उससे वाटर की रीअब्सॉर्प्शन होती है। लेकिन इसके अंदर एसेंडिंग लूप ऑफ हेनली की क्यूबाइडल एपिथेलियम के अंदर जो टाइट जंक्शन है वो रियली टाइट है, उससे बॉडी वाटर की रीअब्सॉर्प्शन नहीं होती। ठीक है, और इसका जो बेसोलेटरल फोल्ड है उसके ऊपर सोडियम पोटाशियम एटीपीएस और माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। अब जनाब अगर इसके फंक्शन फिजियोलॉजी को देख ले तो जो थिन असेंडिंग लूप और डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली है दे आर परमिएबल ऑफ द वाटर, रिस्पॉन्सिबल फॉर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ 25% ऑफ द फिल्टर वाटर। ठीक है, और इस 25 को कौन इनहिबिट करता है, इसकी फार्माकोलॉजी पहले हमने पढ़ी थी। उसको जो ड्रग है वो क्या है, वो कौन है, वो है मैनिटोल। ठीक है, तो इसकी जो रीअब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करती है वो है ऑस्मोटिक डायरेटिक्स और वो है मैनिटोल। ठीक है, द फंक्शन ऑफ थिन असेंडिंग लूप ऑफ हेनली डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शंस ऑफ द थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनली के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, अब असेंडिंग लूप ऑफ हेनली की फंक्शन क्या है, वो ये है सोडियम पोटाशियम एंड 2 क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर ऑन ल्यूमिनल मेम्ब्रेन। इसकी ल्यूमिनल मेम्ब्रेन के ऊपर सोडियम पोटाशियम और 2 क्लोराइड को ट्रांसपोर्ट है, जिससे सोडियम पोटाशियम और क्लोराइड जो है वो रीअब्जॉर्ब होती है, और इट इज़ परमिएबल फॉर द वाटर। The thin loop of Henle is permeable for water and thick loop of Henle is impermeable for water due to two reasons. टायर जंक्शन आर रियली टाइट, इसकी की क्यूबाइडल सेल्स के दरमियान जो टायर जंग है वो रियली टाइट है। ठीक है, लेयर ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन इज लाइन ऑन ल्यूमन मेम्ब्रेन ऑफ द क्यूबाइडल सेल। इसकी जो क्यूबाइडल सेल्स है इसके ऊपर ग्लाइकोप्रोटीन का एक लेयर है, जिसकी वजह से यहाँ पर वाटर की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होती। ठीक है, अब जनाब आते हैं इसकी द थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनली के फंक्शन के ऊपर। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ 5 सॉल्यूट्स। ये हमने सीरम ऑस्मोलरिटी के अंदर भी पढ़ा था। 25% फिल्टर सोडियम, 25% फिल्टर पोटाशियम, 30% फिल्टर कैल्शियम। ठीक है, और उसके बाद क्या है, मैग्नीशियम एंड क्लोराइड। ये मैग्नीशियम और क्लोराइड के रीअब्जॉर्प्शन विल डिपेंड ऑन द सोडियम। इसका रीअब्जॉर्प्शन सोडियम के ऊपर डिपेंड करता है। अगर सोडियम ज़्यादा रीअब्जॉर्ब होगा तो ये भी एब्जॉर्ब होगा, अगर सोडियम रीअब्जॉर्ब नहीं होगा तो मैग्नीशियम और क्लोराइड भी एब्जॉर्ब नहीं होंगे। ठीक है, अब जनाब आते हैं इसके डायग्राम के ऊपर। तो ये क्या है, दिस इज एन डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली। ये किस चीज़ से बना है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम से। इसके सेल के अंदर जो टाइट जंग है वो टाइट नहीं है, वो 25% वाटर को रीअब्सॉर्ब करता है। ठीक है, अब आते हैं जनाब असेंडिंग लूप ऑफ हेनली के ऊपर, जो क्या है, थिक सेगमेंट है। इसका जो ल्यूमिनल मेम्ब्रेन है वो सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम से बना है। इस सेल के अंदर जो जंक्शन है वो क्या है, वो टाइट है, रियली टाइट है, और इसके ऊपर ग्लाइकोप्रोटीन लेयर भी है। इसके अगर 2 सेल्स को हम यहाँ मैग्नीफाई करें, 2 सेल को मैग्नीफाई गए तो आप पाएंगे कि यहाँ पर सोडियम, क्लोराइड और पोटाशियम चैनल है। ठीक है, और इसका जो
बेसोलेटरल फोल्डिंग है, इसके ऊपर माइटोकॉन्ड्रिया है और पोटाशियम और सोडियम ATPase पंप लगा हुआ है, ठीक है। अब ये तमाम चीज़ें तो यहाँ इस पंप से रीअब्ज़ॉर्ब होते हैं, लेकिन जो कैल्शियम और मैग्नीशियम है वो रीअब्ज़ॉर्ब होते हैं किसी पैरासेलुलर रूट से, यानी इसमें आप देख सकते हैं कि दोनों सेल्स के दरमियान जो रूट है उस रूट से ये दोनों रीअब्ज़ॉर्ब होते हैं। द रीअब्ज़ॉर्प्शन, ये मैंने पहले भी कहा कि द रीअब्ज़ॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रीअब्ज़ॉर्प्शन ऑफ सोडियम। जितना सोडियम ज़्यादा एब्ज़ॉर्ब होगा उतना कैल्शियम और मैग्नीशियम ज़्यादा एब्ज़ॉर्ब होगा, जितना सोडियम कम रीअब्ज़ॉर्ब होगा उतना कैल्शियम और मैग्नीशियम कम रीअब्ज़ॉर्ब होगा। तो जनाब ये इसकी हिस्टोलॉजी और फिजियोलॉजी हो गई। अब आते हैं इसकी फार्माकोलॉजी के ऊपर। थिक हमने तो पहले पढ़ा ना कि थिक लूप ऑफ हेलनी के ऊपर क्या करते हैं, लूप डायरेटिक्स काम करते हैं। लूप डायरेटिक्स के अंदर दो ही ड्रग है, एक को कहते हैं प्यूरासामाइड जो सल्फा ग्रुप से बिलोंग करता है और दूसरा है इथाक्रीनिक एसिड, ठीक है। अब सल्फा ग्रुप कौन कौन से ड्रग है, दे आर फ्यूरासामाइड, लूप डायरेटिक्स, थायाजाइड डायरेटिक्स, ठीक है, सल्फोनामाइड, सल्फोनाइल यूरिया एंड डिसऑक्साइड, ठीक है। ये तमाम वो ड्रग है जो हाइपर सेंसिटिविटी और एलर्जी काज करते हैं। तो सल्फा ड्रग, अगर इन तमाम ड्रग्स में किसी एक ड्रग से भी फॉर एग्जांपल पेशेंट को क्या हो गई, एलर्जी हो गई, तो ये तमाम ड्रग वो एलर्जी काज करेंगे, ठीक है। अब इन लूप डायरेटिक्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि ये सोडियम, पोटाशियम और क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर को इनहिबिट करती है, जिसके नतीजे में क्या होता है, जिसके नतीजे में ये होता है कि सोडियम, पोटाशियम, क्लोराइड, मैग्नीशियम, कैल्शियम और वाटर, इन तमाम चीज़ों की क्या हो जाती है, रीएब्जॉर्प्शन नहीं होती, ठीक है। अब इसके साइड इफ़ेक्ट को देखें। जब इन तमाम चीज़ों की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो इसकी क्या होगी, सबसे पहले आपको हाइपोनेट्रीमिया मिलेगा। थ्योरेटिकली हो सकता है लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा था कि जो हाइपोनेट्रीमिया है ये वाटर के साथ बाइंड होती है, ठीक है, ये वाटर के साथ जो होती है बाइंड कर जाती है। तो जितना ये कम होता है उतनी पानी भी कम होती है। और दूसरा रीज़न ये है कि ये PCT के अंदर 67% तो ऑलरेडी एब्जॉर्ब हुई है, तकरीबन ये भी 25% है, तो ये इतना नहीं है कि हाइपोनेट्रीमिया काज कर सके। दूसरी काज मिसाल इस तरह है कि अगर फॉर एग्जांपल ये एक जग है, इसमें आपने 4 गिलास वाटर डाली और 4 चम्मच आपने इसमें चीनी डाली। अब अगर आप इस सॉल्यूशन से एक गिलास को निकालेंगे, ठीक है, एक गिलास, यहाँ जो सॉल्यूशन बना है उससे एक गिलास निकालेंगे तो क्या ये बाकी सॉल्यूशन जो है वो फीका हो जाएगा, नहीं। तो इसकी मिसाल इस तरह है, ठीक है। अब जनाब आते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के ऊपर। तो इसमें हाइपोनेट्रीमिया नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें और क्या होगा, इसमें हाइपोकैलेमिया होगा, हाइपोकैलेमिया होगा, हाइपोकैल्सीमिया होगा, ठीक है। जब भी हाइपोकैल्सीमिया होगा तो ये पैराथायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेंगे, जिससे सेकेंडरी हाइपर पैराथायराइडिज्म होगा। और यही पैराथायराइड हार्मोन क्या करेगा, जाके हमारे बोन को स्टिमुलेट करेगा और बोन में ऑस्टियोक्लास्ट को स्टिमुलेट करेगा, वहाँ से बोन को तोड़ेगा और क्या करेगा, कैल्शियम को रिलीज़ करेगा। तो जिससे क्या होगा, जिससे ऑस्टियोपोरोसिस होगी और बोन पेन होगा, ठीक है। और साथ में यहाँ पर मैग्नीशियम की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो हाइपोमैग्नीसीमिया भी होगा। इससे और क्या होगा, इससे हाइपोवॉल्यूमिया होगा, ठीक है, क्योंकि जितना फ्लूइड है वो फ्लूइड बॉडी से निकल जाएगा, हाइपोवॉल्यूमिया होगा। हाइपोटेंशन ये इसका साइड इफ़ेक्ट है, ठीक है। और ये रीनल फेलियर को और भी वर्स करती है, ठीक है। और इसकी एलर्जी, इससे एलर्जी काज होती है बिकॉज इट बिलोंग टू द सल्फा ग्रुप, और सल्फा ग्रुप से एक भी ड्रग बिलोंग करता है तो वो एलर्जी करता है। और इससे पहले भी हमने पढ़ा कि इट विल काज हाइपरयूरेसीमिया एंड गाउट, ठीक है। और ये क्या करती है, ये कंट्रैक्शन मेटाबॉलिक एल्कलोसिस काज करती है, ये पहले भी हमने पढ़ा, अब दोबारा उसको रिपीट करते हैं कि जब भी बॉडी के अंदर हाइपोवॉल्यूमिया होता है तो ये हाइपोवॉल्यूमिया क्या करता है, हमारी किडनी को ब्लड सप्लाई कम पहुंचती है। किडनी को जब ब्लड सप्लाई कम पहुंचती है तो एफरेंट आर्टेरियोल क्या करते हैं, एफरेंट आर्टेरियोल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है।
जब एफरेंट आर्टेरियोल कंट्रैक्ट करेंगे तो हमारा जीएफआर कम होगा। जब भी जीएफआर कम होगा तो स्लोली फिल्ट्रेट मूविंग होगी। अब ये जो फिल्ट्रेट है ये स्लोली मूव करेगा। जब स्लोली मूव करेगा तो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर और लूप ऑफ हेनली के अंदर क्या होगा, सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज़ हो जाएगी। जब भी सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज़ हो जाएगी तो अब सोडियम फिल्ट्रेट के अंदर क्या होगा, कम होगा। जब सोडियम फिल्ट्रेट के अंदर कम होगा तो ये क्या करेगा, ये जाएगा और हमारे अर्ली पार्ट ऑफ टीसीटी को स्टिमुलेट करेगा। जब उसको स्टिमुलेट करेगा तो वो आगे जाके मेकुला डेंसा सेल को स्टिमुलेट करेगा। मेकुला डेंसा सेल जा क्या करेगा, रास सिस्टम को स्टिमुलेट करेगा। जब रास सिस्टम स्टिमुलेट होगा तो वहाँ से एंजियोटेंसिनोजन एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करेगा। अल्ट्रासोनो एसीई क्या करेगा, एंजियोटेंसिन 1 को 2 में कन्वर्ट करेगा। 2 सीधा जाएगा एड्रेनल ग्लैंड के पास, एड्रेनल ग्लैंड से एल्डोस्टेरोन को रिलीज़ करेगा। जब एल्डोस्टेरोन रिलीज होगा वो सीधा आएगा और लेट पार्ट ऑफ टीसीटी पर अपना फंक्शन शुरू करेगा। जब फंक्शन शुरू करेगा तो वो हाइड्रोजन सिक्रीशन करेगा, हाइड्रोजन की लॉस करेगा। जब हाइड्रोजन की लॉस होगी तो अल्कलोसिस होगी और इसी अल्कलोसिस को हम कहते हैं कंट्रैक्शन मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। इस किस्म को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कंट्रैक्शन मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। और ये कंट्रैक्शन मेटाबॉलिक अल्कलोसिस जो है ये दो ड्रग काज कर सकते हैं, जिसको कहते हैं लूप डायरेटिक्स और दूसरे को कहते हैं थायजाइड डायरेटिक्स। ठीक है, अब जनाब आते हैं इसकी इंडिकेशन के ऊपर। ठीक है, इसकी इंडिकेशन जो है वो क्या होगी, हाइपरकलीमिया होगा। जब भी किसी पेशेंट को हाइपरकलीमिया होगा, हाइपरकलीमिया विल काज लाइफ थ्रेटनिंग एनीमिया, तो लाइफ थ्रेटनिंग एरिथमिया, तो हाइपरकलीमिया के पेशेंट में हम लूप डायरेटिक्स देंगे। जब भी किसी को हाइपरकैल्सीमिया होगा, ये कंट्रोवर्शियल है। बाज़ बुकों में दी गई कि आप दे सकते हैं, बाज़ में कहते हैं नहीं दे सकती, लेकिन दे सकते हैं आप। फिर हाइपरटेंशन, ठीक है, हाइपरटेंशन में भी आप पेशेंट को दे सकते हैं, ये इसकी एक इंडिकेशन है। अब हाइपर वॉल्यूमिया में भी दे सकते हैं, जैसे पल्मोनरी एडिमा के अंदर, एसाइटिस के अंदर और जनरलाइज बॉडी एडिमा के अंदर आप दे सकते हैं। ठीक है, अब इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन, अब इसकी एडवर्स इफेक्ट को देखकर आप इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन को समझ सकते हैं। ये क्या करते हैं, हाइपोकलीमिया काज करता है, तो आप हाइपोकलीमिया के पेशेंट में कभी नहीं दे सकते। ठीक है, ये हाइपोवोलीमिया काज कर सकते हैं, तो आप हाइपोवोलीमिया के पेशेंट में, हाइपोटेंशन के पेशेंट में कभी नहीं देंगे। ठीक है, ये हाइपर यूरेसीमिया गाउट काज कर सकती है, तो आपने गाउट के पेशेंट में नहीं देना, लेकिन एब्सोल्युटली नॉट वाली बात इधर नहीं है। ठीक है, बिल्कुल आप दे सकते हैं। एलर्जी टू द सल्फर ड्रग, ठीक है, और वो तमाम ड्रग जो हमने पहले पढ़े थे, अगर स्पायरोलेक्टोन, थायजाइड डायरेटिक, स्पायरोमाइड, इसमें से एक ड्रग को भी एलर्जी है तो फिर आप इस ड्रग को नहीं दे सकते। ठीक है, अब जनाब आते हैं इसकी पैथोलॉजी के ऊपर। ठीक है, तो पीसीटी की थी, पेनकोनी सिंड्रोम था, हर्टनप सिंड्रोम था। अब इसकी जो डिजीज़ है उसे कहते हैं बार्टर सिंड्रोम। ठीक है, ये बार्टर सिंड्रोम क्या है, ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें सोडियम, पोटाशियम और क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर की क्या हो जाती है, एबनॉर्मेलिटी हो जाती है और डिफेक्ट हो जाती है। ठीक है, अब आपको ऑलरेडी सारा मामला समझ गए है। ठीक है, क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे, बार्टर सिंड्रोम का क्लिनिकल फीचर क्या होगा, वो साइड इफ़ेक्ट ऑफ द लूप डायरेटिक जैसा होगा। क्यों, क्योंकि जब भी सोडियम कम होगी तो हाइपोनेट्रीमिया होगा, लेकिन लूप डायरेटिक से नहीं होगा। तो इस बार्टर सिंड्रोम के अंदर भी हाइपोनेट्रीमिया नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, नॉर्मोनेट्रीमिया होगा। जब भी पोटाशियम कम होगा, हाइपोकैलीमिया होगा, तो बार्टर सिंड्रोम के अंदर हाइपोकैलीमिया होगा। जब भी क्लोराइड कम होगा, ठीक है, तो क्या होगा, हाइपोकैलीमिया होगा, हाइपोवॉल्यूमिया होगा, हाइपोटेंशन होगा, हाइपोकैल्सीमिया होगा। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो बार्टर सिंड्रोम में आपको मिलेगी ड्यू टू सोडियम पोटाशियम टू क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर की वजह से। ठीक है।